वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेमेटोपायोसिस के बारे में। तो बेसिकली हेमेटोपायोसिस इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द फर्स्ट वन दैट इज़ हेमेटो एंड द सेकंड वन दैट इज़ पायोसिस। तो हेमेटो का टर्म बेसिकली यूज़ होता है फॉर द ब्लड्स। तो ब्लड को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर पायोसिस की तरफ जाएंगे कि व्हाट इज़ पायोसिस मीन। सो बेसिकली ब्लड इज़ ए रेड कलर फ्लूइड्स जो कि बेसिकली ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। और इनकी सर्कुलेशन में बेसिकली ये न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टूवर्ड्स द सेल, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनको कैरी करते हैं टूवर्ड्स द लंग और फिर एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं। तो इन ओवरऑल इन फ्लूइड जो कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम में इनकी सर्कुलेशन होती है, तो इस रेड कलर फ्लूइड को हम बेसिकली ब्लड कहते हैं। ब्लड को अगर और देखा जाए तो दिस इज बेसिकली द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं वो सारे करेक्टरिस्टिक्स ब्लड में भी प्रेजेंट है। तो इस वजह से ब्लड को हम यूनिक टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जैसे हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है मेसोडर्मल एंड ओरिजिन। तो जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली मेसोडर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो से बनते हैं, और ब्लड भी मेसोडर्मल एंड ओरिजिन है। इसके अलावा ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं, कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड का भी सेम फंक्शन है, ये भी कनेक्शन के तौर पर काम करता है। इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जो कि ब्लड को बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो है बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ certain components such as cell, fiber and matrix, and these substances or component is also present in the connective tissue, and also this is the characteristics of the blood. So that's why blood को हम as a यूनिक टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब अगर ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली ब्लड बना है टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स से। वन, इसका जो फ्लूइड पोर्शन है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट है जिसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं, यानी बेसिकली फ्लूइड पोर्शन एंड सेलुलर पोर्शन है। तो ब्लड में सेलुलर पोर्शन में बेसिकली सेल्स है, बेसिकली जो भी सेल्स ब्लड में पाए जाते हैं इनको हम कार्पसल कहते हैं। तो बेसिकली थ्री टाइप ऑफ द सेल दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड। द फर्स्ट वन दैट इज एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा हमारे पास ल्यूकोसाइट्स है जिसको हम डब्ल्यूबीसीस कहते हैं। थर्ड सेल्स जो कि बेसिकली ब्लड में पाए जाते हैं उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं या सिंपली प्लेटलेट्स कहते हैं। तो अब हेमेटोपायोसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड का जो सेल्स है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, यानी ब्लड सेल्स जो कि है इनकी फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली हेमेटोपायोसिस कहते हैं। हेमेटोपायोसिस बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज ब्लड सेल्स दैट्स आर कॉल्ड एज हेमेटोपायोसिस। हेमेटो फॉर ब्लड एंड पायोसिस फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली जो भी ब्लड सेल्स है, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, इन सारी की फॉर्मेशन को हम बेसिकली हेमेटोपायोसिस कहते हैं। अब अगेन इनके अंदर जो स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट है जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी है एंड प्लेटलेट्स है, तो इनकी फॉर्मेशन, एक एक सेल की फॉर्मेशन को हम अगेन अनदर टर्म यूज़ करते हैं। जैसे एरिथ्रोसाइट्स के लिए एरिथ्रोपायोसिस, यानी आरबीसी के सिंथेसिस को हम एरिथ्रोपायोसिस। इसी तरह से ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, इसको हम ल्यूकोपायोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स के लिए थ्रोम्बोपायोसिस, यानी एक एक सेल के लिए भी इनकी फॉर्मेशन के लिए एक टर्म यूज़ होते हैं। और इनके सारे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, इन सारी की फॉर्मेशन को हम हेमेटोपायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इसका मीनिंग है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि हेम का वर्ड यूज़ होता है फॉर द ब्लड्स एंड पायोसिस का टर्म यूज़ होता है डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के लिए, यानी ऐसा प्रोसेस जिनमें ब्लड सेल की प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली हेमेटोपायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इसका डिफिनीशन है व्हाट इज हेमेटोपायोसिस। सो बेसिकली द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, either the RBCs, WBCs and platelets
and their development and production of these cells are called as hematopoiesis. नेक्स्ट डिफिनेशन है ऑल रेड ब्लड सेल्स एंड WBC developed from a pluripotent hematopoietic stem cell HSC. It stands for hematopoietic stem cells ड्यूरिंग ए हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस इज कॉल्ड हेमेटोपायोसिस. यानी हेमेटोपायोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितनी भी आपके पास RBC से WBC से इनकी डेवलपमेंट होती है, तो इनकी डेवलपमेंट के लिए भी एक स्पेशलाइज सेल्स होना ज़रूरी है. जैसे हमने सेल थ्योरी में भी पढ़ा है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी जब भी सेल अराइज होते हैं तो इनके लिए एक पेरेंट सेल का होना ज़रूरी है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल दी सेल दे आर डेवलप्ड फ्रॉम HSC हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल से इनकी डेवलपमेंट होती है. तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ हेमेटोपायोसिस. जैसे हमने डिफिनेशन में भी बात की कि हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल से बेसिकली ऑल द ब्लड सेल अराइज होते हैं. तो थोड़ा सा हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल के बारे में पढ़ते हैं. तो बेसिकली स्टेम सेल की 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. यहाँ पर हमने एक स्टेम सेल का डायग्राम भी ड्रा किया हुआ है. इनमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये होती है कि स्टेम सेल बेसिकली इनमें सेल्फ रिन्यूअल की एबिलिटी होती है. दूसरा ये बेसिकली फ्लोरिपोटेंट सेल्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इनसे बनते हैं. तो यहाँ पर ये हमारे पास ये एक स्टेम सेल है. जब इनमें माइटोटिक डिवीजन होती है तो इनसे बेसिकली एक अपना जैसा सेल बनता है. इसको हम बेसिकली ये अपना फूल को मेंटेन रखने के लिए अपना जैसा एक सेल बनाता है. इसको हम बेसिकली सेल्फ रिन्यूअल फिनोमेना कहते हैं. अब नेक्स्ट इससे दूसरा एक सेल बनता है. ये बेसिकली इनमें डिफ्रेंशिएशन होती है और ये अपना एक आइडेंटिटी लेता है और एक स्पेशलाइज सेल इनसे बनता है. जैसे हमने हेमेटोपायोसिस में बेसिकली जो हमने WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स की बात की, तो ये बेसिकली फ्लोरिपोटेंट सेल है. इनसे डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल जैसे WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स है, ये सारे इनसे बनते हैं. तो 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेम सेल के लिए ये नेसेसरी है. एक इनमें सेल्फ रिन्यूअल की एबिलिटी होती है, यानी अपना जैसा सेल बनाता है ताकि पूल को मेंटेन रखे. दूसरा ये एक ऐसा टाइप के सेल बनाते हैं जो कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बाद ये एक स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट होता है. तो these 2 important characteristics they are necessary for the stem cells. अब यहाँ पर जो हमारा हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल है इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द HSC दैट इज देयर नंबर इज रेयर. अगर हम बात करें कि हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली अगर बोन मैरो की बात करें, हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल बेसिकली अगर अडल्ट में जहाँ पर हेमेटोपायोसिस होते हैं वो बेसिकली बोन मैरो है जहाँ पर ये हेमेटोपायोसिस का प्रोसेस होता है. तो इनकी अगर नंबर की बात करें तो बोन मैरो में 5 × 10⁻⁴ इतनी सेल में बेसिकली एक ही हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं. तो इसका नंबर बेसिकली दे आर द लोवेस्ट n नंबर. नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हेमेटोपायोटिक्स, इफ देयर इज नो पैथोजन हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल बिकम क्वेसेंट्स. अब जैसी भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो इनसे बेसिकली जो हमारा इम्यून सेल है, जैसे हमने WBC की बात की, मैक्रोफेजेस है, तो ये बेसिकली इम्यून सेल है. ये जो भी पैथोजेंस बैक्टीरिया है, वायरस है, ये बॉडी में एंटर होते हैं तो ये इम्यून सेल बेसिकली इनको इनगल्फ करते हैं, पैगोसाइटोसिस के थ्रू इनको बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं. तो जो अगर कोई पैथोजेंस, यानी पैथोजन का टर्म हम यूज़ करते हैं एनी सब्सटेंस दैट आर एबल टू कॉज डिजीज़, यानी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हम बेसिकली पैथोजेंस कहते हैं. तो अगर कोई पैथोजन बॉडी में एंटर नहीं कर रहा है तो इस केस में बेसिकली जो हमारा हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. तो इसको हम बेसिकली क्वेसेंट का टर्म यूज़ करते हैं, यानी दे बिकम इनएक्टिव. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल्स, अब पैथोजन इज प्रेजेंट. तो जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हुआ
जैसे बैक्टीरिया, वायरस की हमने बात की, ये बॉडी में इंटर हुआ, तो इस केस में बेसिकली जो हमारा हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल है, इनकी प्रोलिफरेशन होती है, इनकी प्रोडक्शन होती है, यानी इनसे बेसिकली इम्यून सेल बनते हैं और यही इम्यून सेल बेसिकली इन पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं और इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल दैट इज ऑर्गेनिज्म इज एजिड, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली एजिड होता जा रहा है, तो इस केस में जो हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल का नंबर है वो बेसिकली डिक्रीज होता है। तो यही वजह होती है कि बेसिकली डिजीज़ के लिए सेंसिटिव जो इंडिविजुअल है वो बेसिकली चाइल्ड से एंड ऑल एजिड पीपल है, क्योंकि बेसिकली इनमें हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल का नंबर डिक्रीज होता है। तो इस केस में जब हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल डिक्रीज है तो इम्यून सेल कम बनते हैं, तो इस वजह से इम्यून सेल जब कम बनते हैं तो बेसिकली ये पैथोजन के खिलाफ रेजिस्टेंस कम शो करते हैं, तो इस वजह से इनको बेसिकली ज़्यादा डिजीज़ के चांसेस होते हैं। तो ये एक हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर ओवरऑल बात करें तो हेमेटोफायोसिस प्रोसेस के थ्रू एक हेल्दी इंडिविजुअल में बेसिकली पर डे के हिसाब से 10 बिलियन सेल्स वो बनते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि हेमेटोफायोसिस प्रोसेस के थ्रू एक हेल्दी इंडिविजुअल में बेसिकली 10 बिलियन न्यू ब्लड सेल पर डे के हिसाब से ये बनते हैं। अब अगर ये हेमेटोफायोसिस का जो प्रोसेस है जिसमें बेसिकली ऑल द ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो ये बेसिकली डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में डिफरेंट ऑर्गन में ये हेमेटोफायोसिस का जो फिनोमेना है वो अकर होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द लाइफ में बेसिकली ये हेमेटोफायोसिस प्रोसेस यॉक सैक में होता है। इसके अलावा 3 मंथ से लेकर 7 मंथ का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में बेसिकली लिवर एंड स्प्लीन एक्ट करते हैं एज ए हेमेटोफायोटिक ऑर्गन्स, और बर्थ से लेकर एडल्ट में और जितनी भी ऑनवर्ड लाइफ स्टेजेस है, ये सारी स्टेजेस में बेसिकली बोन मैरो एक्ट करता है एज ए हेमेटोफायोटिक ऑर्गन। तो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में डिफरेंट ऑर्गन में हेमेटोफायोसिस का फिनोमेना ऑकर होता है। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से ये हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल से फर्दर WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली जो हमारा हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल्स है, इनकी भी पर्दन कुछ सब पॉपुलेशन है, जैसे लॉन्ग टर्म हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल है, शॉर्ट टर्म हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल है एंड फाइनली मल्टी फ्लोरीपोटेंट सेल्स है। तो ये बेसिकली सब पॉपुलेशन है हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल है। अब यहाँ पर इन हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल का जब क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है, यानी सब पॉपुलेशन इनसे बनते हैं और तो यहाँ पर कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जिनकी प्रेजेंस में हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल्स का सब पॉपुलेशन बनता है और इनसे आगे चल के बेसिकली ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है। जैसे हमारे पास GATA1 है, FU.1 है एंड MEIS1 है। तो ये बेसिकली कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जिनकी प्रेजेंस में बेसिकली हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंड टू लॉन्ग टर्म हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल्स में, इससे फर्दर आगे जाके बेसिकली ये कन्वर्ट होता है शॉर्ट टर्म हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल में एंड फाइनली इनसे बनता है मल्टी फ्लोरीपोटेंट सेल्स बनते हैं। अब इससे आगे जाके बेसिकली अगेन अनदर सेल्स बनते हैं जो कि बेसिकली फर्दर RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है तो इनसे RBC बनेगा, प्लेटलेट्स बनेंगे, मैक्रोफेजेस बनेंगे, या इनसे T सेल बनेगा या B सेल बनेगा। तो ये भी बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनली डिसाइड होता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक प्रेजेंट है तो इससे बेसिकली एक तरह का सेल बनेगा, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो इससे अनदर टाइप ऑफ द सेल्स इनकी सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर जो हमारा मल्टी फ्लोरीपोटेंट सेल्स है, अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GATA1 एंड FU.1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो इस केस में जो हमारा मल्टी फ्लोरीपोटेंट सेल है इनसे बनता है माइलॉइड फ्रूजिनेटर्स। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इकारोस एंड GATA3 प्रेजेंट है तो इस केस में जो हमारा मल्टी फ्लोरीपोटेंट सेल है इनसे बनेगा लिम्फाइड फ्रूजिनाइटर बनेगा। अब अगेन इनसे अगेन बेसिकली RBC बनेगा और इनसे न्यूट्रोफिल्स, एसाइनोफिल्स जो कि बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स है, इनसे जो बनेगा तो ये भी डिसाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स।
अब अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GATA1 प्रेजेंट है तो ये ही माइलाइड फ्रूजिनाइटर कन्वर्ट होता है इनटू द आरबीसी, तो यहाँ पर ब्लड सेल आरबीसी बन गया। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर EBPARVU.1 है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है, तो इस केस में माइलोब्लास्ट बनता है और यही से हमारा मोनोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड एसाइनोफिल ये सारे बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PU एंड EBP1 की प्रेजेंस में ये सारे सेल बनते हैं। अगर लिम्फाइड प्रोजेनाइटर की बात करें तो यहाँ पर भी बेसिकली डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। अगर हमारा T लिम्फोसाइट बनेगा, B लिम्फोसाइट बनेगा, तो ये भी डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अगर NOTCH1 है और GATA3 है, तो इस केस में जो हमारा लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल है इनसे बनता है T लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ अटैच होते हैं और ये बेसिकली एक्टिवेट करते हैं B लिम्फोसाइट को। अगेन अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PU1 है और PAXS एंड EBF ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है, तो इस केस में लिम्फाइड प्रोजेनाइटर कन्वर्ट होता है B लिम्फोसाइट में और ये B लिम्फोसाइट बेसिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स है जो कि बेसिकली बनते हैं, हमारा हेमेटोफायोटिक स्टेम सेल है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करते हैं इसके डिफरेंट सेल की फॉर्मेशन में। तो ये तो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द हेमेटोफायोसिस और किस तरह से हेमेटोफायोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can ask in the comment section. Thank you so much.